कमला जी का मन आज बहुत ही उदास था। अपने कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर को निहार रही थी। आज उनकी आंखों से आंसू नदियाँ सी बनकर बह रहे थे। आज के ही दिन उनकी दुनिया लुट गई थी। बिल्कुल सही थे उनके पति। अचानक से दिल का दौरा पड़ा और खड़े खड़े पीछे को लुढ़क गए। जल्दी जल्दी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इतना सुनते ही तो जैसे कमला जी अपने होश खो बैठी थी। अचानक यह सब क्या हो गया था। पति के चले जाने के बाद कमला जी तो जैसे जीते जी ही मर गई। अब अकेली सूने कमरे में अकेली बैठी रहती हैं। उनके पति रविशंकर जी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। पति को याद करके कमला जी फूट फूट कर रो रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू कमरे में आई और बोली, माँ जी खाना बन गया है, खा लीजिए। कमला जी खाना खाने के लिए बाहर आई तो देखा थाली में 2 सूखी रोटी चटनी के साथ रखी हुई थी। जब रविशंकर जी जिंदा थे तो थाली में 2 तरह की सब्जी, रोटी, अचार, सलाद, चावल, रायता सब कुछ होता था। लेकिन अब तो सब कुछ गायब हो गया, क्योंकि अब सब कुछ बच्चों के हाथ में जो आ गया था। कमला जी के 2 सपूत हैं। उनकी कोई बेटी नहीं है। दोनों बेटे उनके साथ ही रहते हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा राहुल और छोटा बेटा नितिन, दोनों बेटे नौकरी करते हैं। सुबह को जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। दोनों बेटों की रसोई अलग अलग है। एक बहू दोपहर को खाना देती है तो एक बहू शाम को खाना देती है। बहू बेटे कमला जी को कभी कुछ नहीं कहते हैं। कमला जी सीढ़ियों पर बैठी शाम के समय बेटों का इंतजार करती है कि बेटा नौकरी से आएंगे तो उनसे 2 बातें करूंगी। लेकिन बेटे तो माँ की तरफ लखाते तक नहीं। बेटे सीधे आते ही अपने कमरे में चले जाते और बेचारी कमला जी बैठी बैठी बेटों को देखती रह जाती। जब भी आते हैं तो उनके हाथ में कुछ न कुछ खाने का सामान जरूर होता है, जिसे आते ही वह पत्नी के हाथों में पकड़ाते हैं। दोनों बेटे माँ से छुपाकर सामान लाते और अंदर ही अंदर कमरे में खा लेते। कमला जी के हिस्से में तो बस 2 सूखी रोटी और चटनी ही आती। कमला जी बेटों के मुंह से माँ सुनने को तरस जाती, लेकिन बेटों को कमला जी पर बिल्कुल भी दया ना आती। कोई सा बेटा बहू कुछ कह लेता तो गम नहीं होता। बिना कुछ कहे यह सब कुछ करते हैं जो इन्हें करना होता है। वही बात है, कुछ कह कर करे तो आदमी पकड़ा जाता है, बिना कहे कौन पकड़ा जाएगा। किसी को अगर कुछ करना है तो बिना कहे भी वह सब कुछ कर सकता है। कमला जी वह 2 सूखी रोटी चटनी के साथ खाकर अपने कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। बेटे बहू के कुछ कहते भी नहीं और कर भी सब कुछ रहे हैं। कुछ कहकर सुनकर लड़ाई झगड़ा होकर आदमी अपने मन की भड़ास निकाल ही लेता है, पर यहाँ जब कोई कुछ कहता ही नहीं तो वह किसी को क्या कहे, कैसे समझाए। बेटे बहू के लिए एक से एक साड़ी और सामान सब कुछ लाकर देते हैं, पर इस बुढ़िया माँ के तन पर पहनने लायक एक ढंग की साड़ी तक नसीब नहीं। यही सब बातों को सोच सोच कर कमला जी को घुटन हो रही थी। आज उन्हें रविशंकर जी की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने पति की अलमारी खोली और उनकी सभी चीज़ों को निहारने लगी। कभी उन्हें छू कर देखती तो कभी अपने गाल पर लगाती। तभी उनकी नज़र रविशंकर जी की एक फाइल पर पड़ी, जिसको वो कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया करते थे। कमला जी उसे उठाकर अपने सीने से लगाती है और खूब रोती है। फाइल के अंदर कुछ पेपर थे और एक लिफाफा था। वे उस लिफाफे को खोलती है तो उसमें से कुछ पेपर निकलते हैं और एक पत्र निकलता है। पत्र को खोलकर पढ़ने लगती है। मेरी प्यारी धर्मपत्नी कमला, यह कागज़ का टुकड़ा जरूर है, लेकिन आने वाले समय में यह कागज़ का टुकड़ा तुम्हें बहुत ताकत देगा। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें बच्चों से उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देने के समान है। हो सकता है मेरे जाने के बाद बच्चे तुम्हारा ध्यान रखे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए बच्चों को सभी बातें बताना जरूरी नहीं है। गांव में हमारी ज़मीन थी जिसके बारे में बच्चों को कब नहीं पता था। वह बेचकर मैंने एक प्लॉट ले लिया था। वह प्लॉट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। उसके पेपर तुम्हें इस पत्र के साथ मिल जाएंगे। मेरे जाने के बाद अगर बच्चे तुम्हारा सही से ध्यान रखे तो वह प्लॉट तुम बच्चों को दे देना, और अगर बच्चे तुम्हारा ध्यान ना रखे तो उस प्लॉट को बच्चों को मत देना। उस प्लॉट को बेचकर तुम अपना खर्च आराम से चला सकती हो। इस पत्र में एक वकील का एड्रेस भी लिखा है,
जिसे मैंने सब कुछ समझा दिया है। अगर कभी भविष्य में तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो तुम उस वकील से सहायता ले लेना। तुम अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना, हिम्मत से काम लेना। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुनिया में ना होकर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इस पत्र को पढ़कर तुम रो रही हो कमला, रोना मत, अपने आंसू पोंछो और जो साहस मेरे जाने से चला गया है उस साहस को वापस लेकर आओ। बच्चे तुम्हारे साथ कभी गलत करे तो उसे सहना मत कमला, उसका मुकाबला करना। पत्र पढ़कर कमला जी उस पत्र को अपने सीने से लगाकर खूब रोती है और खूब रोने के बाद कमला जी ने अपने आंसू पोंछे। पति के इस पत्र को पढ़कर आज कमला जी के अंदर बहुत साहस और हिम्मत आ गई थी। कमला जी का मायका थोड़ी ही दूर पर था। अगले ही दिन कमला जी अपने मायके पहुंच गई और भाई को इस बारे में सारी बात बता दी। वह अपने भाई को प्लॉट के पेपर दिखाती है जो बिल्कुल सही होते हैं। वे भाई के साथ उस प्लॉट को देखकर आती है। उस प्लॉट की कीमत अब करोड़ों में थी। कमला जी के भाई उनको लेकर पेपर पर लिखे हुए एड्रेस पर पहुंच गए। कमला जी ने अपने भाई और वकील से सलाह मशवरा किया। कमला जी के भाई सलाह देते हैं कि इसमें से थोड़ा सा प्लॉट बेचकर आप इस प्लॉट पर नीचे दुकान बना सकती है और ऊपर घर बना सकती हैं। दुकानों से जो किराया आएगा उससे आपका जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। कमला जी को यह बात जच गई। कमला जी के अंदर बहुत साहस आ गया था। उन्हें अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उनके पति ने इस दुनिया से जाने के बाद भी बहुत हिम्मत दे दी थी। घर जाने के बाद कमला जी अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाती है। बेटे राहुल और नितिन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भी कुछ खर्चे हैं। खाने के अलावा मुझे भी खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम दोनों मुझे महीने में थोड़े से पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपनी दवाइयाँ और किसी खर्च को पूरा कर सकूँ। माँ, इतने पैसे कहाँ बचते हैं जो महीने में हम आपको पैसे दे सके? खाने में, घर में और बच्चों के स्कूल में इसी में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अच्छा बेटा, चलो ठीक है, तुम लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, पर मुझे खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ही। उसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक जगह काम मिल रहा है मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस बच्चे को संभालना है। दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं। मैं सुबह चली जाया करूँगी और शाम को आ जाया करूँगी। मेरा टाइम भी कट जाया करेगा और पैसे भी मिल जाया करेंगे। मैं अपना खर्च भी आराम से उठा लिया करूँगी। तुम्हारे मामा के जान पहचान के लोग हैं। अरे हाँ माँ जी, इससे अच्छी क्या बात होगी। आपको काम मिल रहा है तो आप कर लीजिए, आपके खर्चों की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। और वैसे भी मामा जी ने कहा है तो आप जा सकती हैं। दोनों बहू एक ही सुर में बोली। कमला जी भी बेटे और बहुओं के मुंह से यही सब सुनने का इंतजार कर रही थी। यह बात सुनकर कमला जी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। अब रोज कमला जी सुबह जाती और शाम को आ जाती। कमला जी ने अपने प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेच दिया और अपने प्लॉट पर काम शुरू करवा दिया। सारा काम उनके भाई संभाल लेते हैं। कमला जी सुबह ही अपने प्लॉट पर जाकर बैठ जाती और काम अपने देख रेख में करवाती। कुछ ही दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया। नीचे कई दुकानें बन गई और ऊपर घर और बाकी का सारा काम भी उनके भाई कंप्लीट करवा देते हैं। कमला जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो जाता है। नीचे की दुकानें कमला जी किराए पर चढ़ा देती है। कमला जी किराए से अपना खर्च उठाना शुरू कर देती है। अगर कमला जी प्लॉट के बारे में अपने बेटों को बता देती तो वो दोनों लड़ते झगड़ते और उस प्लॉट को आधा आधा बांट लेते और कमला जी पाई पाई के लिए फिर से तरस जाती। बच्चों के इतने खर्चे होते हैं तो क्या बूढ़े माँ बाप के कोई खर्चे नहीं होते? जबकि बुढ़ापे में तो खर्च और ज़्यादा होता है। रोज़ाना दवाई लेनी पड़ती है, कुछ फल फ्रूट खाने पड़ते हैं, अपना अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो बुढ़ापे में बूढ़ी हड्डियाँ चल पाती है। जबकि होता उल्टा है, बुढ़ापे में बुजुर्गों का खर्चा कम कर दिया जाता है। कमला जी ने उस दिन इसलिए बच्चों से खर्चे की बात की थी। अगर उनके बेटे और बहुएं खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो वह अपने बेटों से प्लॉट के बारे में बता देती, लेकिन बेटों ने खर्चा देने से मना कर दिया। उनके बेटों ने तो खर्च ना देकर उनको ही काम करने को कह दिया। ऐसी औलाद से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। एक दिन संडे का दिन था। दोनों बेटे घर पर ही थे। कमला जी अपने बेटों से बोली, बेटे राहुल और नितिन, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बेटे बोले, माँ क्या दिखाना है? बेटा तुम सब मेरे साथ चलो, वहाँ चलकर पता चल जाएगा। कमला जी बहू और बेटों को लेकर अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है, जो उन्होंने खुद बनवाया था। उस घर में कई बूढ़े दंपत्ति और कमला जी के भाई बैठे हुए थे। घर को देख बेटे और बहुओं की आंखें पूरी चौड़ी हो गई। अरे माँ, इतना सुंदर घर किसका है? आप हमें किसके घर ले आई? और मामा जी भी यहीं बैठे हैं।
बेटा मैं तुम लोगों को अपने घर लेके आई हूँ, यह मेरा घर है। यह सुनते ही दोनों बेटे और बहू चौंक गए। माँ, ये आप क्या कह रही हो? इतना बड़ा घर आपका कैसे हो सकता है? बेटे ये घर तुम्हारे बाबूजी ने दिया है मुझे। तुम्हारे बाबूजी को पहले ही लगा था कि अगर मैं दुनिया से चला गया तो तुम लोग अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे, अपनी माँ को पैसे पैसे के लिए तरसाओगे। इसलिए तुम्हारे बाबूजी ने मेरे लिए यह प्लॉट ले लिया था। मैं कहीं काम करने नहीं जाती थी, मैं अपने इसी प्लॉट पर आती थी। मैंने इस प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर नीचे दुकान बनवाई है और ऊपर घर बनवाया है। मैंने तुम लोगों से उस दिन खर्चे के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने हाथ हिला दिए। अगर तुम मुझे खर्च दे देते तो मैं यह घर तुम दोनों को दे देती, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो अपने ही खर्चे मुझे गिना दिए। तुम अपने भी तो खर्चे पूरे करते हो ना। अगर माँ को भी थोड़े से पैसे दे देते तो क्या हो जाता? पैसे तो फिर भी बहुत दूर की बात है। तुम्हारे पास तो अपनी माँ को देने के लिए जरा सा वक्त भी नहीं था। मुझे सारा सारा दिन हो जाता था अकेले बैठे बैठे। बहुओं को क्या कहा जा सकता है जब अपने ही पेट की औलाद ऐसी हो तो? वह तो फिर भी गैर पेट की है। मैं तो तुम्हारी अपनी माँ हूँ। 9 महीने कोख में रखा था मैंने तुम दोनों को। जब तुम दोनों को अपनी बूढ़ी माँ का एहसास नहीं हुआ कि उसे भी किसी अच्छी बुरी चीज़ को पूछ ले, उसके पास बैठकर देख ले। बूढ़ी माँ के कुछ अरमान होंगे, कुछ कहना चाहती होगी, लेकिन तुम्हें तो अपने ही बीवी बच्चों से फुर्सत नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ मेरे पति जाने से पहले मेरा पूरा इंतजाम करके गए हैं। अब मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। जो सहारा तुम लोगों से मुझे मिलना चाहिए था वह तो मुझे तुमसे नहीं मिला। लेकिन यह लोग जिन्हें बैठे हुए तुम देख रहे हो, यह भी वही लोग हैं जिनकी औलाद ने इन्हें घर से निकाल दिया है, जिनके पास सर छुपाने को भी जगह नहीं है। हम ही एक दूसरे का सहारा है। अब हम ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे घर में मेरे साथ मुझ जैसे लोग ही रहेंगे जो औलाद के होते हुए भी तन्हा हैं। और इस घर के द्वार उन्हीं लोगों के लिए खुले हैं जो औलाद के सताए हुए हैं। अपनी माँ की बात सुन बेटे और बहू उनसे माफ़ी मांगने लगे। माँ, हमसे गलती हुई है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि आपको भूल ही गए जिसने हमें जीवन दिया। अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माँ, हमारे साथ हमारे ही घर में चलो। मेरे बच्चों, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम अपने जहाँ में खुश रहो, मैं अपने जहान में खुश हूँ। मेरा संसार अब यही है। मेरी जितनी भी सांसें बची है मैं यही लेना चाहती हूँ। अब मैं इन्हीं लोगों के साथ दिन गुजारना चाहती हूँ। कमला जी की बातें सुनकर वहाँ बैठे बूढ़े दंपत्ति और कमला जी के भाई की आंखों में आंसू आ गए। बहन, मैं आपके इस फैसले का सम्मान करता हूँ। बुढ़ापे में जो तुमने कर दिखाया है वह काबिले तारीफ है। कमला जी के इस शानदार निर्णय को सुनते ही वहाँ जमा सभी लोग कमला जी का सम्मान करते हुए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बेटे और बहुएं खड़े खड़े देखते रह गए। अब कमला जी अपने घर में औलाद के बर्ताव से दुखी लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। सभी बुजुर्ग लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को संभालने लगे। तो दोस्तों, आपको कमला जी का ये शानदार निर्णय कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।